हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 सेमिस्टर 1 बिजनेस स्टडीज़ का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, इसको लेके आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक वीडियो दे चुके हैं, एक लेक्चर दे चुके हैं। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में लगभग 50% हमने चैप्टर ख़त्म कर दिए थे, तो बाकी जो 50% रह गया है वो इस लेक्चर में हम ख़त्म करने वाले हैं। तो आपका काम होगा हमारे साथ साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाना, और जो नोट्स हमने जो बनाए हैं उस नोट्स को अपना कॉपी में एकदम तरीके से लिख के रखना कि कोई भी MCQ क्वेश्चन आए आपको दिक्कत नहीं आएगा आंसर करने में। ठीक है भाई। और एक काम आपको करना है, अगर आपको हमारा ये लेक्चर वीडियोस आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर आपको वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट्स करना है, साथ साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है। ठीक है भाई, फिर चलते हैं, शुरू करते हैं। आज का जो पार्ट रह गया था, बाकी जो पार्ट रह गया, जो 50% जो रह गया था इस फर्स्ट चैप्टर का, वो आज हम ख़त्म करते हैं। चलिए, काफ़ी लंबा है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा धीरज से सुनिएगा, बोरिंग मत होइएगा, है ना। BSTD लोगों को बोरिंग लगता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि बोरिंग लगेगा इस लेक्चर में। ठीक है, आप देखिए, ज़रूर आपको बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, चले फिर स्टार्ट करें। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में हमने बताया लास्ट लेक्चर में, तो उसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो लोग बंगाली लिखने वाले हैं, बंगाली में समझने वाले हैं, मतलब बंगाली में लिखने वाले हैं, तो उनके लिए बंगाली में भी नोट्स हमने दे दिए हैं। तो बंगाली नोट्स आप लोग लिख के रखिए। যারা বাংলায় লিখবে তাদের জন্য বাংলায় নোটও আমি দিয়ে দিয়েছি, তোমরা বাংলায় এটাকে লিখে রাখতে পারো এবং সেই অনুযায়ী পড়তে পারো। ঠিক আছে, চলো আমরা আগে যাই। चलते हैं फिर। बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या है एक्चुअली? बिजनेस एक्टिविटीज़ ब्रॉडली क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ को मेनली 2 हिस्से में बांटा जाता है, एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। क्लियर है, एक पिक्चर क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शन वाइज किसका क्या फंक्शन है देख लेते हैं पहले। इंडस्ट्री डील्स विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री क्या करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। और कॉमर्स का काम क्या है? कॉमर्स डील्स विथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्शन इंडस्ट्री ने किए हैं, उस प्रोड्यूस किया हुआ गुड्स और सर्विस को कॉमर्स क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब कंज्यूमर के पास पहुंचा देते हैं। ठीक है, ये काम कॉमर्स का है। तो इंडस्ट्री का काम प्रोडक्शन करना, कॉमर्स का काम उस प्रोड्यूस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, क्लियर, पिक्चर क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री क्या है? अभी बताया हमने इंडस्ट्री का काम क्या है। तो इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कॉन्सर्न विथ एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स। क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो नेचुरल रिसोर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करके उठा के लाते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, नए कुछ बनाते हैं या तो कुछ गुड्स प्रोसेस करते हैं। ठीक है, ये तीनों काम में ये इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, नंबर 1 इंडस्ट्री का काम। नेक्स्ट है कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, हमारे मतलब यूटिलिटी नहीं है उसका, उसको यूटिलिटी वाले प्रोडक्ट्स में बना देते हैं, मतलब यूजेबल गुड्स में बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए वुड है, वुड को अगर चेयर, टेबल, अलमीरा ऐसे बना देंगे तब हमें यूज़फुल हो जाएगा। तो वुड हो गया रॉ मटेरियल, और जो चेयर, टेबल, फर्नीचर ये सब हो गया, ये हो गया आपका क्या हो गया? ये हो गया फिनिश गुड्स। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्वायर्स कैपिटल एंड लेबर। डेफिनेटली इंडस्ट्री बनाने के लिए बहुत कैपिटल लगता है, क्योंकि इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट बहुत है, साथ में लेबर भी लगेगा। कैपिटल मतलब मशीनरीज वगैरह भी लगते हैं, साथ में लेबर भी लगेगा आपका। रिस्क इन्वॉल्व रिस्क में बहुत रिस्क रहता है। जो प्रोडक्ट आपने बनाएंगे वो शायद चले ना चले, बहुत सारे रिस्क होता है, मार्केट रिस्क रहता है, फिर नेचुरल कैलामिटीज़ भी है, हर तरह का रिस्क इसमें इन्वॉल्व रहेगा। नाउ आप आते हैं इंडस्ट्री का टाइप क्या क्या है, किस टाइप का इंडस्ट्री है, क्या क्या टाइप का इंडस्ट्रीज होता है। फर्स्ट आते हैं हम प्राइमरी इंडस्ट्री। बहुत सारे MCQs क्वेश्चन आने वाले इंडस्ट्री से, है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कौन सा है, एग्जाम्पल ऐसे का क्वेश्चन आपके पास आएगा, इसलिए आप बिल्कुल तैयार रहिए।
ये नोट को आप लिख के रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़े। तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ क्या है ना? प्राइमरी इंडस्ट्री इज़ कॉन्सर्न विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी जो इंडस्ट्री उसका काम क्या है? जो नेचुरल रिसोर्स है उसको उठा के लाना, एक्सट्रैक्ट करना, है ना, और कुछ प्रोड्यूस करना, कुछ बनाना, है ना, कुछ जो नॉन यूजेबल था रॉ मटेरियल उसको यूजेबल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, इनका काम है। फीचर्स क्या है इसका? डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर। ये डायरेक्टली नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि नेचर से जो चीज़ बन सकता है वो बनाते हैं। जैसे खेती वगैरह करते हैं, ये डायरेक्ट हो गया, है ना, खेती वगैरह करके वहाँ से सामान ले आते हैं, मतलब बनाते हैं। फिर और क्या है? प्रोड्यूस रॉ मटेरियल। एक्चुअली इनका काम है रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना। जो फिनिश गुड्स बनाना है वो दूसरा इंडस्ट्री का काम है। इनका मेन काम है कि रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करना। फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेगा उसको प्रोड्यूस करना। जैसे कि ब्रेड बनाने के लिए क्या लगता है? गेहूँ वगैरह लगता है, तो ये बनाते हैं, ये खेती करके वो चीज़ बनाते हैं। ठीक है, क्लियर? टाइप्स क्या है इसका? अब प्राइमरी जो सेक्टर है, प्राइमरी जो प्रोडक्शन जो सेक्टर है, उसमें भी देखिए इंडस्ट्री जो है उसमें भी कुछ डिवीजन है। जैसे कि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, इनका काम क्या है? इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ और सी। समंदर से या पृथ्वी के अंदर से जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, जो ओर हो गया, ये सब उठा के लाते हैं, कोल उठा के लाते हैं। ये काम ये करते हैं। कौन करते हैं? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल माइनिंग, फिशिंग, समंदर से मछली वगैरह पकड़ के लाते हैं, वो भी इसके अंदर आता है। माइनिंग भी इसके अंदर आता है। जेनेटिक इंडस्ट्री, इट इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर फ्यूचर यूज। मतलब ये लोग क्या करते हैं? जो मतलब प्राणी है उसको पालते हैं और नए प्राणी बनाते, जैसे कि हैचरी बोल सकते हैं आप, है ना। तो इनका काम ब्रीडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये करते हैं काम ये। जैसे कि एग्जांपल देखिए पोल्ट्री, ये जो पोल्ट्री है और एग्रीकल्चर है, इसके अंदर आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा भाई इसमें से। एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये क्या करते हैं? रॉ मटेरियल जो दूसरा इंडस्ट्री, सेकेंडरी जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पे एक्चुअली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स प्रोडक्शन होता है, उसके लिए ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। शायद हमने लास्ट इसमें बोलने के समय हमने गलती से शायद आपको बोल दिया है कि ये फिनिश रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाते हैं, बोले हैं हमने, वो हमारा गलती हुआ, ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्राइमरी सेक्टर फिनिश गुड्स नहीं बनाते, प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल बनाते, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स टू द अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है भाई, क्लियर है? इसका डिसएडवांटेज क्या है भाई? डिसएडवांटेज क्या है प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का? एक तो हाईली डिपेंडेंट ऑन नेचर। प्रॉब्लम क्या है कि नेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुआ तो खेती नहीं होगा, तो नेचुरल कंडीशन ख़राब होगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। ये इनका मेन डिसएडवांटेज है। बाकी तो एडवांटेज ही है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़े फिर। चलिए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ क्या है? सेकेंडरी इंडस्ट्री इज़ कॉन्सर्न्स विथ प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। अब देखिए सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का जो काम है, वो जो रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री ने बनाया है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। क्लियर है भाई? तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का काम है जो रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर ने सप्लाई किए हैं और प्रोड्यूस किए हैं उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। क्लियर? चलिए फिर इसका फीचर्स क्या है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल एड्स वैल्यू टू रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाते हैं तो इसके साथ एक वैल्यू क्रिएट होता है, मतलब ये वैल्यूएबल बनता है, मतलब कुछ वैल्यू ऐड करते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्या है? यूजेज मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी। इसमें प्रोडक्शन के लिए क्या करते हैं? नए मशीनरी लगाते हैं और नए नए टेक्नोलॉजी अप्लाई होता है प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, नाउ इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होता है।
फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब ध्यान से सुनिएगा और नोट भी कीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ज़रूर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का काम है प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करने का काम है किसका? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, जो कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ प्रोडक्ट लेके बना, जैसे सीमेंट हो गया, मैन्युफैक्चर करते हैं, है ना। जैसे कुछ बिस्किट्स वगैरह ये जो हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो जो रॉ मटेरियल है उससे फिनिश गुड्स बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल टेक्सटाइल भी बोल सकते हैं, शुगर इंडस्ट्री, है ना। शुगर केन से चीनी वगैरह बनाते हैं, शुगर इंडस्ट्री, शुगर बनाते हैं। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जैसे कपड़े वगैरह बनाते हैं रॉ मटेरियल से। ठीक है, ये इसके अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में क्या होता है? इट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेज। ये तो पता ही है आपको, कंस्ट्रक्शन रोड बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं या बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं, ये काम करते हैं कौन? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है भाई, तो जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एग्जाम्पल। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है? जेनरेट एम्प्लॉयमेंट। ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, है ना। जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ है इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बहुत लोगों को काम मिलता है यहाँ पे। और क्या होता है? इंक्रीजेज इकोनॉमिक ग्रोथ। जनरली जैसे इनकम बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो देश का जो इकोनॉमी है उसका ग्रोथ होगा, क्योंकि लोगों का इनकम बढ़ेगा तो देश का भी इनकम बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से इकोनॉमी को ग्रोथ करने में ये सब इंडस्ट्री बहुत हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है? कॉजेज पॉल्यूशन। जैसे कि ये सेकेंडरी इंडस्ट्री जो बन रहा है इसमें बहुत सारे मशीनरीज वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसके द्वारा ना बहुत पॉल्यूशन होने का चांसेस रहता है, पॉल्यूशन होता भी है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है रिक्वायर्स हाई कैपिटल। और ये इंडस्ट्री बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप बनाना पड़ता है, मशीनरीज खरीदना पड़ता है, तो इसलिए बहुत खर्चा पड़ता है। ठीक है, ये है इसका डिसएडवांटेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ टर्शियरी इंडस्ट्रीज़ क्या है? टर्शियरी इंडस्ट्री प्रोवाइड्स सर्विस दैट सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। टर्शियरी इंडस्ट्री जो है ना, ये कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसको? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो कि उसके हेल्प में वो काम कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इसका फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड सर्विस नॉट गुड्स। इसमें गुड्स नहीं देता है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडरी सपोर्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ट्रेड एंड इंडस्ट्री दोनों को ये क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है ना, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, फैक्ट्री में बना हुआ प्रोडक्शन किया हुआ जो फिनिश गुड्स उसको कंज्यूमर के पास तक पहुंचाते हैं। जैसे बैंकिंग अपना कैश लेन देन का काम करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना। इंश्योरेंस जो रिस्क ले लेते हैं हमारे, है ना। और कम्युनिकेशन के अलावा तो आज के दिन में कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, ई कॉमर्स चल रहा है, सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, कम्युनिकेशन की वजह से पॉसिबल हो रहा है। तो ये लोग क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है भाई? तो इस इंडस्ट्री का एडवांटेज क्या है? इस फैसिलिटेट्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस को स्मूथली चलने में हेल्प करता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? डिपेंड्स ऑन अदर इंडस्ट्रीज। अदर इंडस्ट्री चलेगा तब इनका ज़रूरत पड़ेगा, अगर अदर इंडस्ट्री नहीं चलेगा तो ये नहीं चल पाएगा, इनका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा दूसरे इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? पिक्चर क्लियर हो गया। अब हम आएंगे कॉमर्स में। इंडस्ट्री के बारे में हमने डिस्कस कर दिया, इंडस्ट्री समझ में आपको आ गया है। अब आते हैं कॉमर्स में। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स रेफर्स to all activities involved in the distribution of goods and services। कॉमर्स क्या है? कॉमर्स होता है कि एक ऑल एक्टिविटी जो कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, गुड्स या सर्विस को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो जो काम होता है उसको इकट्ठा करके हम बोलते हैं कॉमर्स। क्लियर? कॉमर्स का क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या लेके कॉमर्स एक्चुअली बना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेड कॉमर्स के अंदर ही एक पार्ट है। ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड का मेन काम है गुड्स खरीदो और बेचो। ठीक है, अब आते हैं ट्रेड का भी अलग दो टाइप ऑफ ट्रेड होता है बिजनेस। ठीक है, दो टाइप ऑफ ट्रेड होता है, एक होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड।
इंटरनल ट्रेड मतलब जो देश के अंदर ही चलता है उसको बोला जाता है इंटरनल ट्रेड। लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब होता है दूसरे देश के साथ अगर हमारा बिजनेस चलता है, परचेज सेल चलता है, जैसे कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। क्लियर? इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी करेंगे, आगे इसको बता दें, उसके बाद डिस्कस करते हैं एक करके। नेक्स्ट आता है कॉमर्स के अंदर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब ट्रेड को सहायता देने वाले कुछ एक्टिविटीज़ भी है जो ट्रेड करने में हमें हेल्प करता है। सो दीज आर सर्विसेज सपोर्ट ट्रेड, ट्रेड को सपोर्ट करता है। जैसे देखते हैं कौन कौन है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। क्वेश्चन आ सकता है भाई, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का एग्जाम्पल दे सकते हैं आपको। जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, अभी आपको बताया था हमने, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया और कम्युनिकेशन हो गया। ये आपको क्या करता है, ट्रेड करने में हेल्प करता है, सहायता करते हैं, तो इसलिए बोला जाता है ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्लियर है भाई? तो इस पार्ट का थोड़ा एक क्विक रिवीजन कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन, कॉमर्स मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, नेक्स्ट प्राइमरी मीन्स नेचुरल रिसोर्स वाला बात है, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, टर्शियरी मतलब सर्विसेज। क्लियर हो गया? अब कॉमर्स में अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे एक करके, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ये इसके बारे में हम थोड़ा लंबे डिस्कस करेंगे, थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे आप, ठीक है? अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करते रहना, तो फिर हमें भी मोटिवेशन आएगा लेक्चर देने में, आपके लिए वीडियो बनाने में, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगा, आपको हेल्प हुआ, तो ज़रूर कमेंट करते रहना, ठीक है? और ज़रूर वीडियो को शेयर भी करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो ट्रेड क्या है? ट्रेड के बारे में अभी आपको हमने बताया, ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ट्रेड रिमूव्स हिंडरेंस ऑफ पर्सन्स थ्रू एक्सचेंज। ट्रेड क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ जो बाधाएं हैं वो दूर करते हैं, है ना? जो हिंडरेंस है उसको दूर करते हैं। ट्रेड का टाइप क्या है, इंटरनल, एक्सटर्नल अभी आपको बताए थे। तो आप इंटरनल ट्रेड, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू ट्रेड कंडक्टेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक देश के अंदर जो बिजनेस चलता है उसको बोला जाता है इंटरनल ट्रेड। जैसे कि आप यहाँ से कोलकाता से मुंबई सामान भेज दीजिए, मुंबई से सामान खरीद लीजिए, दिल्ली से को सामान बेचिए, सामान खरीदिए, ऐसे पूरा देश के अंदर कहीं से भी आप खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको हम बोलेंगे इंटरनल ट्रेड। क्लियर है भाई? फीचर्स क्या है? टेक्स प्लेस विद इन ए कंट्री, एक देश के अंदर होता है। नेक्स्ट है नो फॉरेन करेंसी रिक्वायर, इसमें आपको परचेज सेल करने के लिए कोई फॉरेन करेंसी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। टाइप्स क्या क्या है आप इसमें देखिए, इंटरनल ट्रेड में भी कुछ टाइप्स है। जैसे होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड इन्वॉल्व्स बाइंग ऑफ गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटी एंड सेलिंग इट टू रिटेलर। क्या करते हैं, बहुत सारे क्वांटिटी एक साथ खरीदते हैं, ट्रक भर के खरीद लेते हैं, और जो रिटेलर है उसको थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके रिटेलर को बेचते हैं। इसको बोला जाता है होलसेलर। तो इसका मतलब ये प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और रिटेलर को बेचते हैं। रिटेलर मतलब जो लोग खुले बेचते हैं कंज्यूमर को डायरेक्टली, ठीक है? तो इसका फीचर्स क्या है भाई? डील्स इन बाल्क क्वांटिटी, अभी बताया आपने बताया कि बहुत सारे क्वांटिटी एक साथ खरीदते हैं। नेक्स्ट है सेल्स टू रिटेलर, ये रिटेलर को सेल करते हैं, ठीक है? इसका एडवांटेज क्या है? हेल्प्स इन लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे एक साथ क्वांटिटी को बहुत सारी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है भाई? रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल, ऐसे बिजनेस करने के लिए आपको बहुत कैपिटल है, क्योंकि आप एक साथ बहुत सारे मटेरियल अगर प्रोड्यूसर से खरीद रहे हैं तो आपको बहुत सारे कैपिटल लगेगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देते हैं, जैसे होलसेलर सप्लाई गुड्स टू शॉपकीपर, ये एक्चुअली एग्जाम्पल है इसका, कौन सा? होलसेल ट्रेड का। नाउ रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है?
रिटेल ट्रेड इन्वॉल्व सेलिंग गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़ टू फाइनल कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर जो उसको कंज्यूम करने वाले हैं उसके लिए ये तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में बेचते हैं। ठीक है, रिटेल ट्रेड का एग्जांपल आपको पता होगा, आपके घर के अगल बगल में बहुत सारे ऐसे शॉप वगैरह है जो कि रिटेल ट्रेड करता है, जो खुले बेचते हैं आप लोगों को, होता है रिटेल ट्रेड। ठीक है, फीचर्स क्या है, डील्स इन स्मॉल क्वांटिटी, बड़े छोटे छोटे क्वांटिटी में डील करते हैं। और क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद कंज्यूमर, इनके साथ डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ कांटेक्ट होता है, इसलिए इनको पता होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या डिमांड है। ये इन्फॉर्मेशन ये लोग क्या करते हैं, होलसेलर को देते हैं और होलसेलर फिर इसको कहाँ पे पहुँचाते हैं, प्रोड्यूसर के पास पहुँचाते हैं। तो इसलिए डायरेक्ट इनके साथ कस्टमर का डीलिंग्स होता है। इसका एडवांटेज क्या है भाई, प्रोवाइड्स कन्वीनियंस टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर के हाथ में प्रोवाइड करते हैं सामान, है ना, सुविधाएं देते हैं जो कंज्यूमर है उनको। डिसएडवांटेज क्या है, हाई कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि ये खुले बेचते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी खरीदते हैं, फिर खुले छोटा छोटा क्वांटिटी में बेचते हैं, तो ज़्यादा प्राइस लेके ये लोग बेचते हैं, प्राइस इनके पास ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ग्रोसरी शॉप सेलिंग गुड्स टू कस्टमर, ग्रोसरी सेलर क्या करते हैं, कस्टमर को गुड्स बेचते हैं। ये हो गया आपका इंटरनल ट्रेड का काम हुआ। अब आते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड मीन्स, दूसरे नाम इसका फॉरेन ट्रेड भी बोल सकते हो, बांग्ला बोले वैदेशिक वाणिज्य। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, एक्सटर्नल ट्रेड रेफर्स टू ट्रेड बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, दो या उससे ज़्यादा कंट्री के साथ अगर आपस में बिजनेस चलता है तो उसको बोला जाता है, ट्रेड चलता है तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इसका फीचर्स क्या है भाई फॉरेन ट्रेड का, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वॉल्व्स डिफरेंट कंट्रीज, इसमें 2 कंट्री या 3-4 जो भी है डिफरेंट कंट्री इन्वॉल्व होता है। फिर रिक्वायर्ड फॉरेन करेंसी, अगर इसमें परचेज आपको खरीदना है या बेचना है तो इसमें फॉरेन करेंसी का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आपको जिससे आपने ख़रीदा है उस देश का करेंसी आपको उन्हें देना पड़ता है, तो इसलिए आपको फॉरेन करेंसी का ज़रूरत पड़ता है। ये जैसे कि फॉरेन ट्रेड कितना टाइप का होता है, एक है इंपोर्ट ट्रेड, इंपोर्ट्स गुड्स मतलब जब आप दूसरे देश से सामान खरीद के लाते हैं उसको बोला जाता है इंपोर्ट ट्रेड। दूसरा होता है एक्सपोर्ट ट्रेड, जहाँ पे आप सामान दूसरे देश को बेचते हैं तो इसको बोला जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। और एक होता है इंट्रापोर्ट ट्रेड मीन्स री एक्सपोर्ट। एक्चुअली ये क्या होता है कि आप किसी देश से इंपोर्ट करके लाए फिर उसको दूसरे देश को एक्सपोर्ट कर दिया, किसी देश से इंपोर्ट करके लाए, आप खरीद के लाए और दूसरे किसी देश को आपने बेचा, तो इसको बोला गया इंट्रापोर्ट। ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, जैसे कि डिपेंड्स ऑन मार्केट, अब मार्केट के ऊपर इसको एडवांटेज क्या है, एक्सपेंड ऑफ मार्केट, आपका मार्केट जो देश के अंदर छोटा था वो अब बड़ा हो जाएगा, आप दूसरे देश को भी बेच सकते हैं, तो इसका मतलब कि आपका मार्केट बड़ा हो गया। नेक्स्ट है अर्न्स फॉरेन एक्सचेंज, आप एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आएगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेज क्या है भाई इसमें, इन्वॉल्व हाई रिस्क, डेफिनेटली आप दूसरे देश में सामान बेच रहे हैं तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत सारे रिस्क आपके पास होता है इसमें। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन, और आप सीधा सीधा अपने मर्जी जैसे देश के अंदर कहीं भी सामान बेचो कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर दूसरे देश को भेजना है तो यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल ज़रूर है, आपको बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना पड़ेगा तभी जाके आप दूसरे देश को सामान अपना बेच पाएंगे, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ है, गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल करता है इसको। ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, इसमें रेस्ट्रिक्शन है बहुत सारे। जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं कि इंडिया एक्सपोर्टिंग टी टू द अदर कंट्रीज, है ना, इस स्टेट का एग्जाम्पल, जैसे कि इंडिया अपना देश में बहुत सारे टी बनते हैं, जैसे दार्जिलिंग हो गया, आसाम हो गया, बहुत टी होता है, उसको दूसरे देश को एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जो आपने पढ़ा था सब पहले ही, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड आर सर्विसेज दैट फैसिलिटेट स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, जो स्मूथली ट्रेड को चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए हेल्प करता है, उसको बोला जाता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसके अलावा बिजनेस स्मूथली नहीं चल पाएगा। चलिए देखते हैं एक करके उसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बैंकिंग क्या है, बैंकिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विस
लाइक डिपॉजिट्स एंड लोन्स। बैंक क्या करता है, हमारा पैसा अपने पास रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं और हमें लोन भी प्रोवाइड करते हैं। बिज़नेस के लिए लोन चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं, बिज़नेस का जो पैसा वो सुरक्षित अपने पास रखते हैं। बिज़नेस के लिए वो ट्रांजैक्शन भी करते हैं, किसी को पैसा देना है आप उसके थ्रू कर सकते हैं। जैसे इसका फंक्शन क्या है, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड और क्या करते हैं, प्रोवाइड्स लोन भी प्रोवाइड करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं बैंक हमारे लिए। जैसे कि हमारे लिए चेक कलेक्ट कर लेते हैं, हमारा जो पैसा किसी को पेमेंट करना है उसको पेमेंट कर देते हैं, ये सब काम बैंक करते हैं। इम्पॉर्टेंस क्या है इसका भाई, फैसिलिटेट ट्रेड फाइनेंस, ट्रेड को जो फाइनेंस चाहिए, जो पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, वो हेल्प करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस एक दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड जैसे हेल्प करता है। जैसे इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जो रिस्क रहते हैं रिस्क के अगेंस्ट में वो क्या करते हैं, हमारा रिस्क वो अपना सर पे ले लेते हैं, तो हम निश्चिंत अपना बिजनेस कर पाते हैं। कुछ प्रीमियम डेफिनेटली वो लेते हैं साल में, लेकिन उसके अगेंस्ट में वो बहुत ज़्यादा रिस्क हमारा वो खुद अपना सर पे उठा लेते हैं, तो इसलिए बिजनेस करने में हमें ईजी हो जाते हैं, टेंशन फ्री हो जाते हैं। क्या फंक्शन करते हैं, कवर रिस्क, अपना जो रिस्क है वो खुद ले लेते हैं। जैसे कि आप मानिए कि गोडाउन आपने इंश्योरेंस करके रखा, गोडाउन में बहुत सारे सामान था, अगर जल गया तो फिर उसके अगेंस्ट में जितना अमाउंट का आपने इंश्योरेंस करके रखा है वो अमाउंट आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जैसे प्रोवाइड्स कॉम्पेंसेशन, वही बात बताया, कॉम्पेंसेशन जो भी आपका लॉसेज होगा उसके अगेंस्ट में वो कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करेगा आपको। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या करते हैं भाई, रिस्क कम कर देते हैं, रिड्यूस रिस्क, रिस्क को घटाते हैं, कम करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स, क्या हेल्प करता है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, लोगों को इधर से उधर ले जाना, जैसे वर्कर वगैरह हो गया, इस जगह से दूसरी जगह काम करने जा सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। और क्या है, गुड्स जो रॉ मटेरियल फैक्ट्री में पहुंचते हैं, फैक्ट्री में बना हुआ फिनिश गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, वो किसके द्वारा होता है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा होता है। इम्पोर्टेंस क्या है इसका, जैसे एक्सटेंड्स मार्केट, ये क्या करता है, मार्केट को बड़ा कर देता है। जो छोटा एरिया में बेच सकते थे वो आपका सामान दूसरे जगह पे पहुंचा के बहुत बड़ा मार्केट बना देते हैं। नेक्स्ट है कनेक्ट्स प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर के साथ कंज्यूमर का कनेक्शन बना देते हैं, क्योंकि वो प्रोड्यूसर से सामान लाते हैं और कंज्यूमर के पास पहुंचा देते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली में कुछ सामान बना है, वो कलकत्ता में हम लोग बैठ के उसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे हो पा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा वो सामान वहाँ से हमारे पास पहुँचा है। नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व स्टोरेज ऑफ गुड्स, जब गुड्स बनता है फैक्ट्री में एक साथ बहुत बन जाता है, या ऐसे कुछ गुड्स होता है जो सीजनल होता है। जैसे आप देख लीजिए आलू है, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, वो एक सीज़न में होता है, पूरा साल में नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग पूरा साल में उसको यूज़ करते हैं। कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि इसको कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है और जब भी हमें ज़रूरत पड़ा उसी हिसाब से हमें सप्लाई करता रहे। तो वायर हाउसिंग बहुत हेल्प करता है, नहीं तो हमें उसी समय वो चीज़ मिलता, पूरा साल ये चीज़ अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है भाई, गुड्स को स्टोर करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं और प्रिवेंट्स डैमेज, जैसे डैमेज ना हो वो सुरक्षित करके रखते हैं। इम्पोर्टेंस क्या है भाई, एंश्योर कंटिन्यूअस सप्लाई, ये एंश्योर करते हैं कि कभी सप्लाई ना रुके, क्योंकि जब बनता है उसी समय मिलेगा, तो बाद में नहीं मिल सकता था, लेकिन स्टोर करके रखता है तो हमें पूरा साल ही, देखो आलू मिलता रहता है, आलू प्याज लहसुन ये सब पूरा साल मिलता है। इसलिए मिलता है कि वो स्टोर करके रखता है, जैसे ज़रूरत पड़ता है वो कंटिन्यू सप्लाई करते रहते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हेल्प्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या करता है, इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक जगह से दूसरे जगह के जो पहुंचाना इंफॉर्मेशन, पहले क्या वो पहुंचाने का काम इजी कर दिया। पहले तो लेटर वगैरह होता था, लेकिन आज की डेट में तो बहुत इजी हो गया। आप अपना मोबाइल व्हाट्सएप में बटन दबाइए, 2-4 लिखिए पहुंच जाएगा, ईमेल कीजिए पहुंच जाएगा। और अब तो ई कॉमर्स सिस्टम हो गया, आप घर में सोए हुए बैठ के सोए हुए आप सामान खरीद रहे हैं ऑनलाइन में। ये पॉसिबल हुआ किसके लिए, ये कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर हुआ तब जाके ये पॉसिबल हुआ है आपका। जैसे कि फैसिलिटेट्स क्विक डिसीजन, जल्दी आप सिद्धांत ले सकते हैं और इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आपको पता होगा, टीवी में आपने देखा है, रास्ते में होर्डिंग है वो देखा है, मोबाइल में आप कुछ भी चलाते हैं
रील सील भी चलाते हैं या कुछ चलाते हैं, उसके बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, है कि नहीं। अब हमारा वीडियो भी आप देखेंगे तो वीडियो के सामने कभी कभार आपको ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ जाता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट क्या हेल्प करता है भाई, एडवर्टाइजमेंट का काम क्या, एडवर्टाइजमेंट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोमोटिंग गुड्स एंड सर्विस। ये क्या करता है, जो गुड्स और सर्विस है उसको कंज्यूमर के सामने प्रोमोट करता है, देखो भाई ये हमारा गुड्स एंड सर्विस है, ये आपका बहुत काम आने वाले हैं, आप इसको खरीद सकते हैं। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। बड़े बड़े स्टार को लाते हैं, बड़े बड़े स्टार के द्वारा बताते हैं कि भाई ये इतना अच्छा काम करते हैं, या आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बड़े स्टार करते हैं तो उनका जो फ़ैन होता है वो भी बोला अरे भाई वो बड़े स्टार यूज़ कर, हम भी यूज़ करें भाई इसको। तो इस तरह से वो लोग यूज़ करते हैं बड़े बड़े स्टार को कि अपना सामान का, अपना प्रोडक्ट का ब्रांडिंग बनाया जाए तो कंज्यूमर उसमें इंसिस्ट हो और ख़रीदे, तो इसको एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे। तो इसका फंक्शन क्या है, एक क्रिएट्स अवेयरनेस भी देते हैं कि भाई कोई गुड्स, कोई सामान क्या काम करता है, क्या हेल्प करेगा, उसके बारे में बताते हैं। इंक्रीज सेल्स, डेफिनेटली सेल्स तो इंक्रीज़ करेगा ही, क्योंकि कंज्यूमर इसमें इंसिस्ट होगा तो खरीदेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सेल्स भी बढ़ेगा। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका मेन काम है अट्रैक्ट कस्टमर्स, कस्टमर को खींचते हैं अपने तरफ, है ना, कस्टमर को प्रोडक्ट की तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ने से पहले और एक बता दूं, जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट के बारे में जैसे बताया, ये जैसे एडवांटेज भी देते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी है। कभी कभार ये लोग ना ज़बरदस्ती, आपको कुछ सामान ज़रूरत नहीं पड़ता लेकिन आपको इतना इंसिस्ट करते हैं कि आप वो सामान खरीद लेते हैं। तो अगर मिसलीडिंग होता है तो वो ख़राब है, वो सही नहीं है। कभी कभार कुछ एडवर्टाइजमेंट आपको मिसलीडिंग भी करते हैं, लेकिन वो बहुत ख़राब है, मिसलीडिंग नहीं करना चाहिए। कभी कभार होता ज़रूर है, ठीक है। तो लोगों को जो ज़रूरत नहीं है वो भी ज़रूरत पड़ जाता है, ऐसे वो लोग इंसिस्ट करते हैं। और भी एक चीज़ होता है कि एडवर्टाइजमेंट के कारण बहुत खर्चा होता है। जो खर्चा होगा वो खर्चा आपका वो प्रोडक्ट के दाम के साथ जुड़ देते हैं, इसलिए क्या होता है कि प्राइस बढ़ जाता है गुड्स का। एडवर्टाइजमेंट के कारण गुड्स का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि बड़े बड़े स्टार को जब ला के एडवर्टाइजमेंट देंगे उन्हें पैसा देना पड़ता है, करोड़ों करोड़ों पैसा देना पड़ता है। तो वो जो करोड़ों रुपये हैं वो किसके साथ जुड़ेंगे, प्रोडक्ट के साथ ही जुड़ दिया जाता है, तो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट चाहिए, नहीं तो पता भी तो नहीं चलेगा हमें कौन सा गुड्स मार्केट में है, क्या फैसिलिटीज़ है, उसका वो पता नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट, बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बिजनेस रिस्क, इसका नेचर और कारण क्या है उसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बड़ी लंबा है तो इसलिए पूरा जो कवर करने में थोड़ा सा टाइम लग ही रहा है। आप थोड़ा सा बैठ के सुनिए, बोरिंग लग रहा होगा लेकिन मेरे को नहीं लग रहा होगा। आप सुन रहे हैं हमारी बातें, बोरिंग नहीं लगना चाहिए, है कि नहीं। हम बोरिंग तो नहीं है भाई, है ना। तो देखिए बिजनेस रिस्क क्या है। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ इन बिजनेस। भाई बिजनेस रिस्क क्यों है, एक पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस रह ही जाते हैं, है ना। अब जितना भी प्लान करके जाए एक पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस रह जाते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर है वो बिल्कुल अनसर्टेन है ना, बिल्कुल अनसर्टेन है एकदम। जो आप सोच के जा रहे हैं वही होने वाले हैं ऐसा नहीं है, कुछ भी चेंजेस हो सकता है। इसमें आपका प्रॉफिट कम हो सकता है, लॉस हो सकता है, बहुत सारे रिस्क रह जाते हैं। तो इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जो अनसर्टेन है, अभी जो प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में है, कल हो सकता है डिमांड उसका घट जाए, है ना, लोगों का पसंद बदल जाए, ये तो है ही। और साथ साथ में और बहुत सारे ऐसे रिस्क रहता है जिसके कारण आप, मतलब बहुत सारे अनसर्टेनिटीज रहता है जिसके कारण आपका रिस्क रहता है। अब एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए देखते हैं नेचर ऑफ रिस्क। रिस्क का नेचर क्या है। एक तो लॉस का पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, मीन्स लॉस इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का मेन पार्ट जो है वो लॉस है भाई, लॉस होने का चांसेस, क्योंकि बिजनेस हम किए हैं प्रॉफिट के लिए, लॉस होगा तो फिर बिजनेस कैसे क्यों चलाएंगे। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी, क्या होने वाले हैं आगे वो नहीं पता हमें ना। आज जो हम सोच रहे हैं कल क्या हो जाए नहीं पता, क्योंकि कल तूफान आ जाए, कल भूकंप हो जाए, कुछ ना कुछ हो सकता है, लोगों का पसंद बदल जाए, बहुत सारे कुछ हो सकता है। पॉलिटिकल चेंजेस आ गया, फिर उसमें भी उनका पॉलिसी चेंज हो सकता है, उसके कारण भी आपके ऊपर, बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आ सकता है। जैसे कि रिस्क अराइजेज बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, भविष्य जो है, फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है। नेक्स्ट है इनसेपरेबल फ्रॉम बिजनेस। ये जो बिजनेस, ये जो रिस्क है ना, रिस्क
एकदम इनहेरिटेड ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, बिजनेस के साथ ये जुड़े हुए हैं, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते। रिस्क है तभी तो जाके आपको प्रॉफिट मिल रहा है। तो रिस्क के बिना बिज़नेस नहीं होता। तो बिज़नेस शुरुआत से ही उनके साथ रिस्क लेके ही जन्म लिए हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट आपने बनाने वाले हैं वो मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, ये सब लेके ही आपने मार्केट में आए हैं। तो रिस्क बिल्कुल आपका बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं, उसको अलग नहीं कर सकते आप। जो लोग रिस्क नहीं ले पाते वो बिज़नेस नहीं करते, जो लोग रिस्क ले पाते वही बिज़नेस करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। एक्चुअली क्या है कि लार्ज बिजनेस होगा जनरली उसका रिस्क भी हायर होगा, छोटा बिजनेस होगा कम रिस्क रहेगा। और क्या है भाई, प्रॉफिट इज़ रिवार्ड ऑफ फॉर रिस्क। हाँ ज़रूर, आपने हायर रिस्क लिए हैं तो हायर पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो रिस्क के लिए एक रिवार्ड है। आप रिस्क लिए हैं तो आपको प्रॉफिट मिला, जो नहीं ले पाए उसे नहीं मिला। तो रिस्क लेने वालों को ही प्रॉफिट मिलता है। कभी कभार रिस्क लेने वालों को लॉस भी होता है भाई, प्रॉफिट हर टाइम नहीं होता है, लॉस भी हो सकता है। तो वो लॉस होने का जो रिस्क आपने उठाए हैं उसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे प्रॉफिट मिला है। क्योंकि बोला जाता है नो रिस्क नो गेन, अगर रिस्क नहीं लेंगे तो गेन कहाँ से होगा। तो कैनॉट बी एलिमिनेटेड ओनली रिड्यूस। रिस्क को आप बिजनेस से बिल्कुल नहीं हटा सकते, है ना, ये आप थोड़ा कम कर सकते हैं, बहुत पहले से प्लान करके, बहुत मतलब तरीके से आप पूरा डेटा एनालिसिस करके आगे जाएंगे, शायद कुछ कम कर पाएंगे, लेकिन आप इसको कॉम्प्लीटली रिमूव नहीं कर पाएंगे बिजनेस से। ठीक है, नाउ आता है कि कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क का कारण क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, कारण को भी हमने बांटा है। जैसे कि नेचुरल रिस्क। नेचुरल रिस्क क्या है, रिस्क अराइजिंग ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो नेचुरली होता है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको बोला जाता है नेचुरल कॉजेज। जैसे कि एग्जांपल, जैसे फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, आग लग गया, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये नेचुरली होता है। अगर ऐसे होता है तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और एक होता है ड्राउट अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, अगर कोई ड्राउट हो गया तो फिर एग्रीकल्चर इफेक्ट हो जाएगा। ये नेचुरल कॉजेज़ है, नेचुरली होता है। और कुछ कॉजेज़ है जो कि ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ क्यों बोला जा रहा है ना, रिस्क अराइजिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्शन और नेग्लिजेंस। ह्यूमन के कारण, मतलब हम लोग खुद ही कुछ ऐसे काम करते हैं, ऐसे नेग्लेक्ट करते हैं, तो उसके कारण कुछ लॉसेस होने का चांसेस रहता है, जैसे जिसको बोला जाता है ह्यूमन कॉजेज़। जैसे एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा, जैसे थेफ्ट, चोरी कर लिए भाई, डिसऑनेस्टी किए, इसके कारण लॉस हो सकता है। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, वर्कर ने स्ट्राइक कर दिया, लॉकआउट कर दिया, इसके कारण लॉस हो सकता है। मिसमैनेजमेंट, अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं कर पाए तो उसमें भी आपका लॉस होने का चांसेस रहता है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक कॉजेज। इसके ऊपर एमसीक्यू जरूर आएगा। हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसके अंदर से एमसीक्यू जरूर आपको पूछा जाएगा। इकोनॉमिक कॉजेज क्या है, रिस्क अराइजिंग ड्यू टू चेंजेस इन इकोनॉमिक कंडीशंस। इकोनॉमिक कंडीशन अगर चेंज हो जाए, देश का इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाए तो आपका बिजनेस में रिस्क रहेगा। ऐसे कॉजेज क्या क्या है, जैसे एग्जांपल, जैसे प्राइस फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा प्राइस का ज़्यादा होना कम होना, इसमें आपका बिजनेस में रिस्क रहता है। आपने कुछ प्रोडक्ट बना के रखा भाई, हमने सोचा 100 रुपये में बेचेंगे, मार्केट कंडीशन ख़राब हो गया, वो 80 रुपये में आ गया, 70 रुपये में, 60 रुपये में आ गया, आपको 60 रुपये में बेचना पड़ा, तो आपका लॉस हो जाएगा इसमें। तो ये फ्लक्चुएशन के कारण आपका लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड चेंज हो गया, लोगों का पसंद बदल गया, भाई आप कुछ दूसरा कुछ पसंद आ गया, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका सेल नहीं भी हो सकता है, डिमांड कम हो सकता है। और क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ता गया, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ता जाएगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा सामान खरीदने के, गुड्स खरीदने का, तो फिर लोग खरीद नहीं पाएगा, लोगों का परचेजिंग पावर के बाहर चला जाएगा तो खरीद नहीं पाएगा, ऑटोमेटिकली आपका लॉस हो जाएगा। या उल्टा तरफ से अगर इन्फ्लेशन हुआ, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो आपको भी बहुत ज़्यादा प्राइस में रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको लॉस होने का चांसेस रहेगा गुड्स बेच के। इसके अलावा भी और भी कुछ कॉजेज़ है, जैसे अदर कुछ कॉजेज़ है, जैसे क्या है एग्जांपल, जैसे चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कुछ चेंज होगा, उसके कारण आपका बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंज। पुराना टेक्नोलॉजी में आपका चल रहा था, नए टेक्नोलॉजी आ गया, जो आप अडॉप्ट कर पाएंगे तो बिज़नेस टिके रहेगा, अगर नहीं तो आप नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे तो आपका बिज़नेस डूब जाएगा। नेक्स्ट है
कंपटीशन इन मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आप अपना सामान बना के भेज रहे हैं, दूसरा और भी कोई कंपटीटर आपके साथ आ सकते हैं, दूसरा कोई इस बिज़नेस में घुस सकते हैं, तो फिर क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, प्राइस घट जाएगा, तो आपका लॉस होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, पानी पीते हैं फिर। ठीक है, क्लियर है भाई। आज की डेट में मार्केट बहुत कंपटीशन है भाई। आपका जो पढ़ाई भी आप कर रहे हैं उसमें भी बहुत कंपटीशन है, नौकरी इतना जल्दी मिलता नहीं है, तो आपको पढ़ाई करके अच्छे तरीके से उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा, तभी जाके आपको नौकरी मिलेगा। इसलिए आपको भी बहुत कंपटीशन में पढ़ाई करना पड़ेगा, लड़के अपना जगह बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जो लोग सीखेगा उसको ज़रूर काम ना कुछ तो होगा ही, लेकिन जो पढ़ाई नहीं करेगा भाई उसके लिए बहुत रिस्क है, ज़िंदगी का रिस्क है। बिजनेस रिस्क जैसे हैं उससे ज़िंदगी का रिस्क हो जाएगा, मतलब काम नाम नहीं मिलेगा, कुछ कर नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क को घटाने के लिए क्या तरीका है। ठीक है, बेटर आंसर करने के लिए यह भी हमने डिस्कस किया आपके साथ कि अगर बिजनेस रिस्क को हम घटाना चाहें तो कैसे घटा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हैं कि भाई इंश्योरेंस कर दो अपना, जो इंश्योरेंस मतलब जो गोडाउन का इंश्योरेंस कर दो, रोड इंश्योरेंस कर दो, फिर इंश्योरेंस कंपनी अपना रिस्क आपका ले लेगा। ये एक तरीका हो सकता है। डेफिनेटली आपको कुछ प्रीमियम तो देना पड़ेगा, लेकिन पूरा रिस्क वो तो लेके रहेगा। और क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। आपको एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाना है, बहुत अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बना दीजिए। देखिए बहुत सारे ऐसे कंपनीज है, जैसे गोदरेज हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। देखिए एक ही प्रोडक्ट नहीं बनाते वो लोग, बहुत सारे अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट बनाते हैं। हिंदुस्तान लीवर जो होता है वो भी देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग बिजनेस में घुसे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि एक जगह लॉस हुआ तो भाई दूसरे जगह से वो प्रॉफिट आकर वो मैच हो जाएगा। तो इसलिए आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, एक ही में नहीं रहना है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर प्लानिंग। आपको बिजनेस जो करेंगे, जो भी प्रोडक्शन करेंगे, जो भी बेचने का प्लान कर रहे हैं, प्रॉपर पुराना डेटा है उसको अच्छे तरीके से एनालिसिस करके और प्रेजेंट सिचुएशन को देख के प्रॉपर प्लान करके आपको आगे जाना पड़ेगा, तब जाके आपको रिड्यूस होगा रिस्क थोड़ा सा। ठीक है, और क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, रिसर्च करके जो नए जो प्रोडक्ट है उसको और अच्छे तरीके से डेवलप करके, और जो चाहते हैं लोग उसके बारे में आपको रिसर्च करके पता करना होगा, और उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और उनके हाथ में आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आपका रिस्क क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो रिस्क थोड़ा सा कम हो पाएगा। तो इसका एक क्विक रिवीजन करके आज हम यहाँ पे आपका जो चैप्टर्स है वो ख़त्म करते हैं। तो थोड़ा सा ही बाकी रह गया, एकदम क्विक जो छोटा पार्ट में क्या सीखा हमने। एक तो बिजनेस रिस्क का मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। ठीक है, नेचर क्या है इसका, अनसर्टेनिटी एंड अनअवॉइडेबल। कॉजेज़ क्या है, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक, तीनों कॉजेज़ हो सकता है। रिस्क कैनॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम बिजनेस। ठीक है भाई, ये था पूरा फर्स्ट चैप्टर का कहानी। जरूर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आपको आया है, आपका काम होगा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स जरूर करना है, और साथ साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना है, क्योंकि आपका जो बाकी सब्जेक्ट भी है, जैसे आपका अकाउंट्स हो गया, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन हो गया, इसके ऊपर भी आपको लेक्चर मिलता रहेगा। कुछ लेक्चर ऑलरेडी है, आप देख ही रहे, और साथ साथ में और भी हम ऐसे लेक्चर आपको देते रहेंगे, आपको हेल्प मिलता रहेगा। इसलिए आपको भी हमें हेल्प करना है, इसलिए वीडियो को जरूर शेयर, लाइक, कमेंट्स करना है, और साथ साथ में चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है भाई, फिर आप लोग पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बाकी नहीं, और 2 महीने आपके हाथ में, उसी के अंदर आपको थर्ड सेम में अटेंड करना पड़े। 2 से ढाई महीने आपका बाकी है अभी, तो फर्स्ट सेम में आपको अटेंड करना है सितंबर में, थर्ड वीक में, लगभग थर्ड वीक में शायद। तो इसलिए आपको अभी से अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।